अब हम बात करते हैं बेटा दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। अब यहाँ पर क्या है, यूएन ने एक कॉल ली है, ठीक है, जो क्लाइमेटिक चेंज है उनको लेकर अर्जेंट एक्शंस फॉर राइजिंग सी लेवल्स। जो सी लेवल्स बढ़ रहे हैं उसके लिए अर्जेंट एक्शंस लेने की ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है। अर्जेंट एक्शंस लेने के लिए क्या किया जा सकता है, बहुत सारे अर्जेंट एक्शंस हैं जो लेना जरूरी है, जिसके लिए चीज़ें की जाएंगी। अब यहाँ पर क्या है भाई, अर्जेंट एक्शंस कैसे लिए जाएंगे ये देखने की ज़रूरत है। अर्जेंट एक्शंस क्यों लेने की ज़रूरत है भाई, जैसे हमने कल कहा सी लेवल्स बढ़ रहे हैं। अब सी लेवल्स बढ़ क्यों रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेटिक चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में जब वेदर में कोई भी ब्रॉडकास्ट चेंज आता है तो क्या होता है, उससे बर्फ पिघलती है। लेट्स सपोज अर्थ का एक आइडियल टेम्परेचर था 28 डिग्री सेंटीग्रेड, आज की डेट में 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर एवरेज टेम्परेचर 28 से 30 पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं 2 डिग्री सेंटीग्रेड का भी अगर तापमान बढ़ता है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्लाइमेटिकली बेसिक चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे, बेसिक चेंजेस स्टार्ट। यहाँ पर ये बेसिक चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये बेसिक चेंजेस क्या करेंगे, आपकी चीज़ों को बदलते रहेंगे। अगर बेसिक चेंजेस होते हैं और ये चीज़ों को बदलते हैं तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ भी होगी और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी। पॉजिटिव यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव ये होगा कि भाई आपको जो अंटार्कटिका है और जो अटलांटिक है, आर्कटिक सर्कल जहाँ पर है, इन दोनों जगह पर आपको लैंड मास मिल जाएगा। ये पहला पॉजिटिव है। पर इसके नेगेटिव क्या होते हैं, जब बेटा लैंड मास निकलेगा तो करोड़ों सालों से उसके नीचे मृदा जमी होगी, वनस्पतियाँ जमी होंगी, तो उससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेज निकलेंगी जो और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इन्वायरमेंटल लॉसेज और बढ़ जाएंगे और सारे इन्वायरमेंटल लॉसेज यहाँ पे बढ़ जाएंगे और चीज़ें और बिगड़ती चली जाएंगी। तो जब ये इन्वायरमेंटल लॉसेज बढ़ते चले जाएंगे तो इनको रेगुलेट करने के लिए क्या किया जाएगा, इनको रेगुलेट करने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें की जा सकती हैं कि अभी हम क्लाइमेट चेंज को रोकने लगें। और ये सी लेवल जब बढ़ेगा तो क्या होगा, सी लेवल बढ़ने से क्या होगा, कई सारे आइलैंड जो होंगे वो डूब जाएंगे बेटा। कई सारे आइलैंड जो होंगे वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। और जब आइलैंड्स खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज आएंगे। मतलब जब क्लाइमेट चेंज होगा तो उसके कारण जिन लोगों को अपना घर छोड़ना होगा वो एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर कोई और रहता ही नहीं, उस जगह पर ये पहुंचेंगे और उस जगह पर ये अपना सेटलमेंट करेंगे। तो क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज बहुत सारे बढ़ जाएंगे और ये क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज जो होंगे ये लैंड मास बर्डन बढ़ा देंगे। लैंड मास बर्डन बढ़ा देंगे मतलब क्या होगा, भूमि पर रहने वाले लोगों के प्रभावों को बहुत बदल देंगे और बहुत ज़्यादा समस्याएं यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। तो ये लैंड मास बर्डन बढ़ा देंगे जिसके चक्कर में यहाँ पर और सारे इश्यूज आ जाएंगे। अब यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटीरियो जो थी उन्होंने बोला टोंगो हाईलाइट हो रहा है, सीरियस ग्लोबल राइजिंग हो रही है। कहाँ पर, एक प्लेस है टोंगा। टोंगा न्यूज़ में आया तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा गूगल पे कि टोंगा कहाँ है। टोंगा में सी लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब वहाँ लैंड मास बहुत बुरी तरह ख़त्म हो रहा है। तो टोंगा को लेकर इन्होंने कहा है कि लो लेइंग नेशन है जो अर्थ पे समुद्र से बहुत ज़्यादा पास हैं, निचले हैं, जैसे ये ऐसे स्लोप है अर्थ और ये समुद्र वह है, तो ये एरिया पहले डूबेगा ना। तो टोंगा कुछ इतना नीचे प्लेस पे है जो डूबने की कंडीशन पर है। अब सी लेवल क्यों बढ़ता है भाई, टाइम से टाइम जब वहाँ पर बर्फ़ पिघलेगी, पैसिफिक रीजन में टोंगा आता है ना, तो वहाँ पर सी लेवल बढ़ने लगा, ग्लोबल एवरेज वहाँ पर बढ़ता जा रहा है। अब क्यों बढ़ रहा है, 2 चीज़ें हैं इसके लिए, 2 रीजंस होते हैं। पहला होता है क्या बेटा, वार्मर सी, समुद्र गर्म हो रहा है, और दूसरा मेल्टिंग आइस। वार्मर सी एंड मेल्टिंग आइस, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो इस चीज़ को करती हैं। वार्मर ओशियन जब होगा तो फिर भाई बहुत सारे इश्यूज आएंगे, और जब आइस इसमें मेल्ट होगी तो भी इश्यूज बहुत सारे आएंगे। अब इसका इफेक्ट क्या होता है कोस्टल कम्युनिटीज़ पे, अगर आप देखें कि अगर सर ये सारी चीज़ें होने लगेंगे तो कोस्टल कम्युनिटीज़ पे क्या इफेक्ट आएगा, बहुत सारे इफेक्ट आएगा। अब यहाँ क्या होगा, राइजिंग सी लेवल सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स टू द कम्युनिटीज़ जो वहाँ रहती है। पहली, मोर स्टॉर्म सर्जेस, बहुत सारे चक्रवात आएंगे ताकि वहाँ बार बार बारिश आए। कोस्टल फ्लडिंग, जो समुद्र के किनारे होंगे वहाँ पर बार बार बाढ़ आएगी। सॉल्ट वाटर इंट्रूशन, जब सी वाटर फ्रेश वाटर में मिलेगा तो लोगों को पीने वाला पानी मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये सारी प्रॉब्लम जो हैं वो लोगों को घर से निकालेंगी, उनकी लाइवलीहुड्स और इन्वायरमेंट सबको उनके खिलाफ खड़ा कर देंगे। ठीक है,
तो अगर ये इश्यूज आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर उन्होंने कहा ग्लोबल ऑक्शन लेना चाहिए, तो ग्लोबल एक्शन क्या लिया जा सकता है बेटा इसके लिए? ग्लोबल एक्शन इसके लिए 2 ही लिए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ये कि आप इस चीज़ को कर पाए। इस चीज़ को करने के लिए क्या है भाई, पहले तो गैसेज जो ग्रीन हाउस गैसेज जो ग्लोबल वार्मिंग को इतना बढ़ाती हैं, इसको रेगुलेट किया जाए कि कल को ग्रीन हाउसेज गैसेज का इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे कम हो। तो ग्रीन हाउस गैस का इम्पैक्ट कम करने की कोशिश की जाएगी। फिर फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल आर द मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैस के मेजर सोर्स क्या हैं? कोयला, तेल तथा फॉसिल फ्यूल्स। ये जो है ये ग्रीन हाउस गैस के एक बहुत बड़े कारण हैं, तो इनको देखने की ज़रूरत है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में फॉसिल फ्यूल्स ना बढ़ हो, ये देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फॉसिल फ्यूल्स और ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को हम ख़त्म करें। फिर क्या कर सकते हैं? फिर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। फिर हम क्या करेंगे बेटा? रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे। अब हम कोशिश क्या करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी हम बढ़ाएं। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोलर और विंड पावर को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। और हमने क्या कर दिया? हमने कहा भाई सोलर और विंड पावर जो है इसको हम प्रयोग में लाने लगेंगे ग्रीन हाउस गैस के लिए। फिर हम क्या करेंगे? क्लाइमेट चेंज में इफेक्ट जो है इसको अनअवॉइडेबल है, कम्युनिटीज़ को अब अभी इस प्रभावों के लिए तैयार होना चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम पे फ्लडिंग बहुत तेज होगी, इसके इश्यूज़ क्या आएंगे। हमको ये देखना होगा कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के चक्कर में आज एटमॉस्फेरिक और क्लाइमेटिक सीजन चेंज स्टार्ट हो गया है। आज जो मौसम है उसमें बहुत बुरी तरह बदलाव आ चुका है, तो हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। जैसे एग्रीकल्चरल शिफ्टिंग, एग्रीकल्चर का क्लाइमेट शिफ्टिंग अब हमें ध्यान देनी है। जैसे अगर हम राइस बोते थे तो राइस बोने का राइट टाइम है अगस्त से लेकर सितंबर, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश अब यहाँ होती है, पहले होती थी जून जुलाई। तो कहीं ना कहीं 2 महीने आगे हमारा पैटर्न शिफ्ट हो गया है। अब आप कहोगे कि सर नवंबर में ठंडी आ जाएगी, नहीं है। ठंड जो है प्रॉपर ठंड तो पड़ती नहीं, जनवरी फरवरी में भी ठंड इस बार बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी। तो ठंड अब धीरे धीरे कम हो रही है। जो 2-2 महीने 1.5 महीने ठंड रहती थी अब 1 हफ्ते की 4 दिन की हो गई। तो कहीं ना कहीं वेदर चेंज जो है वो बहुत बड़ा इशू बन रहा है इन चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से इश्यूज यहाँ हो सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल जो है उन्होंने कहा G20 नेशंस जो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज में रिस्पॉन्सिबल 80% ग्लोबल इमर्शन के विदाउट सिग्निफिकेंट कट्स इन द इमर्शन फ्रॉम दिस कंट्रीज। इन्होंने कहा है कि ये चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। सेफ लिमिट्स पोटेंशियली लीडिंग द डेंजरस इंक्रीज बियॉन्ड द डिग्री सेल्सियस। इन्होंने कहा भाई अगर आप टेम्परेचर को डाउन नहीं करोगे, ग्लोबल वार्मिंग में जो टेम्परेचर राइज कर रहा है उसको अगर आप नीचे नहीं ले जाओगे तो आपके लिए इश्यूज हमेशा रहेंगे। तो अगर आपके लिए इश्यूज रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, इसको हम बदलने नहीं सकते। तो इसको बदल नहीं सकते तो इसका मतलब क्या है? ये प्रॉब्लम हर एक व्यक्ति के लिए सेम रहेगी। और क्या है, हर एक नेशन को मिलकर इसमें लगना पड़ेगा। जितने भी ओशियनिक इम्पैक्ट्स आ रहे हैं इन सबको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अगर हम इन सारी चीज़ों को इम्पैक्ट को रेगुलेट कर लेते हैं तब तो हम ग्लोबल वार्मिंग से खुद को बचा सकते हैं। बट अगर इसको हम रेगुलेट नहीं करते तो हमारे साथ कई सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं फ्यूचर में। अब सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएं काम नहीं चलेगा। अब जैसे पेड़ लगाओ का मिशन तो बना देते हैं, बट क्या पेड़ लगाने सही वर्ड है? नहीं, पौधे लगाओ सही वर्ड है। हम पौधे लगाते, पेड़ नहीं लगाते। और पौधे लगाने के बाद उनकी कितनी सस्टेनेबिलिटी है, वो कितना सस्टेन करते हैं, इसके बारे में बेटा हमें कुछ नहीं पता। हम उनको सस्टेन करने लायक कोई काम नहीं करते। हमारे पास उन प्लांट्स की सस्टेनेबिलिटी 0 है। क्या है? 0। अगर हम उन्हें सस्टेन ही नहीं करा पा रहे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर हम उसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? कोई नहीं। अब इनका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है, वो है ह्यूमन हैबिट। अगर आप ह्यूमन हैबिट्स चेंज कर दो तो शायद आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे, वरना इसका कोई भी सॉल्यूशन आपके सामने नहीं। समझ रहे हैं? तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो आपको एक प्रॉपर इश्यूज देती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर ग्लोबल वार्मिंग चल रही है तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंज एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। और ये आर्थियल प्रॉब्लम नहीं है, ये ह्यूमन प्रॉब्लम है, ये मानवों द्वारा सृजित है। तो जो चीज़ मानवों ने सृजित की है उसे मानव ही खत्म करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं कि भाई फ्लडिंग की सिचुएशन बढ़ रही है तो हम उसको इग्नोर कर दें। अगर ये फ्लडिंग की सिचुएशन को अगर हम इग्नोर कर दें तो हमें प्रॉब्लम है। फ्लडिंग की सिचुएशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इसको इग्नोर करते हैं तो हमारे साथ इश्यूज हैं, तब हमें ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो इन सारी इश्यूज़ को हमें टैकल करते हुए चलना है, इन सारी चीज़ों को हमें सही रखना है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे सामने होते हैं
और इन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक, इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का एपिसोड होता है समाप्त। आपको कुछ पूछना है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं।